हमने एल्काइल ग्रुप्स के बारे में पढ़ना शुरू किया था और फिर उसके बाद जो इनका नोमेनक्लेचर है वो देखा था। हमने कहा था कि एल्काइल ग्रुप्स के अंदर अगर ब्रांचिंग होगी, नंबरिंग हम कहाँ से शुरू करेंगे, जहाँ से वो सब्स्टिट्यूटेड होंगे, राइट। जो जहाँ पे मेन जो पेरेंट चेन है उसके साथ जहाँ पे अल्काइल ग्रुप अटैच्ड है उस कार्बन से नंबरिंग शुरू होगी। द नंबर 1 कार्बन वो होगी जो अल्काइल ग्रुप की पहली कार्बन है, दैट इज अटैच्ड टू द पेरेंट चेन। ऑलराइट, फिर उसके बाद ये अगला सेक्शन है हाईली ब्रांच्ड एल्केन्स की आईयूपीएक नेम्स का, और इसको ज़रा एक नज़र देख लेते हैं। सेक्शन 2.18 और this is page number 77. By combining the basic principles of IUPAC notation with the names of the various alkyl groups, we can develop systematic names for highly branched alkanes. We'll start with the following alkane, name it, then increase its complexity by successively adding methyl groups at various positions. तो अब ये देखिए, ये एक पेरेंट चेन है 8 कार्बन्स की, ठीक है, और दरमियान में ये जो 4th कार्बन है इसके ऊपर एक एथिल ग्रुप लगा हुआ है, ऐसे ही है। तो हम दो तरफ से नंबरिंग शुरू कर सकते हैं। एक तरफ से करें तो ये कार्बन नंबर 5 बनेगा, दूसरी तरफ से करें तो कार्बन नंबर 4 बनेगा। एज नंबर्ड ऑन द स्ट्रक्चरल फार्मूला, तो वैसे तो ये नंबर 4 अगर बनेगी तो इसे हम कहेंगे 4 एथिल ऑक्टेन, राइट, 4 एथिल ऑक्टेन, 4 एथिल ऑक्टेन। What happens to the IUPAC name when a methyl group replaces one of the hydrogens at carbon 3? अब अगर इसी ये वही वाला स्ट्रक्चर है, अब उसके अंदर ये सक्सेसिवली चेंजेस करते रहेंगे और उससे फिर वो देखेंगे कि नाम करने देने पे क्या फर्क पड़ रहा है, राइट। ये हमने एक ऑक्टेन बना लिया, ऑक्टेन और कार्बन नंबर 4 पे हमने एक एथिल ग्रुप लगा दिया, राइट। और कार्बन नंबर 3 पे हम अगर मेथिल ग्रुप लगा दें 1 2 3, ये राइट, तो अब इसका नाम क्या बनेगा? 3 methyl और 4 ethyl और 3 methyl 4 हाँ हाँ जी बिल्कुल, वो तो ठीक है, लेकिन अब किस तरतीब से लिखेंगे? इथाइल जो है ना वो ई से शुरू होता है और मिथाइल एम से शुरू होता है, इसलिए इथाइल का पहले जिक्र करेंगे, ठीक है। तो ये ऐसे कहेंगे, फिर क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? 4 इथाइल 3 4 मिथाइल, ethyl 3 methyl 3 methyl ऑक्टेन, वेरी नाइस, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम ऐसे करें कि ये कार्बन नंबर 5 पे एक और मिथाइल ग्रुप लगा दें तो फिर इसे क्या कहेंगे? 4 इथाइल 3 5 डाई मिथाइल ऑक्टेन, ऐसे ही है, यस सर, राइट। यस सर। ऑलराइट, ये प्रॉब्लम 2.14 दिया हुआ है, इसका बी को नाम दें जरा, बी, चलें पेज 77 के नीचे प्रॉब्लम 2.14 बी को आपने करना है, नाम दे जरा, पेरेंट चेन बताएं, वो देखें और फिर उसके बाद जरा कीजिए। सर 4 ethyl 2 methyl pentane। 4 इथाइल 2 मिथाइल पेंटेन। आप ये प्रॉब्लम 2.14 बी देख रही हैं? सर हेक्सेन है। जेन है। हेक्सेन है जी, बिल्कुल हेक्सेन है। आप बताइए फिर। जी सर हेक्सेन है। जी तो बताइए, 3 ethyl 5 आप एक methyl दफा बता चुके हैं, वो ना बोले दोबारा, तो जो एक दफा बोल चुके हैं वो ना बोले। 4 हाँ, ethyl सर, 1 2 3 4 ethyl ethyl 2 methyl hexane। जी बताइए। सर 4 ethyl 2 methyl hexane। तो 4 इथाइल क्यों कर रहे हैं, 3 इथाइल क्यों नहीं कर रहे? सर अल्फाबेट बिकॉज़ सेल ग्रुप इज नियर पास है ना पेरेंट। हाँ, तो अगर वो इथाइल की तरफ से शुरू करेंगे तो पहला सब्स्टिट्यूएंट कार्बन नंबर 3 पे आ रहा है,
और जब आप वो मिथाइल वाली तरफ से शुरू कर रहे हैं तो फिर उसके बाद कार्बन नंबर 2 पे आ रहा है, राइट? इसलिए आप उधर से शुरू कर रहे हैं। दैट्स राइट। तो नाम पहले लिखना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, राइट? लेकिन अगर सारे अल्काइल ग्रुप्स हैं तो आप ये देखेंगे कि अल्काइल ग्रुप्स में से सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट नंबर क्या मिल रहा है, लोएस्ट पॉसिबल नंबर। तो अगर आप ये 2 मेथाइल देते हैं तो आपको कार्बन नंबर 2 पे आपको वो मिल रहा है, राइट? सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है। अदरवाइज अगर आप दूसरी तरफ से शुरू करेंगे तो कार्बन नंबर 4 पे मिलेगा। All right, an additional page 78 पे आ जाएं. An additional feature of UPEC nomenclature that concerns the direction of numbering is the first point of difference rule. ये एक और चीज आपको याद आनी चाहिए, first point of difference. Consider the two directions in which the following alkane may be numbered. Page 78 में, ठीक है? अब ये लिखा हुआ है pentamethyl octane, pentamethyl octane, ठीक है? Pentamethyl octane. Parent chain इन्होंने 8 नंबर्स की हुई है और 5 मिथाइल ग्रुप्स लगे हुए हैं, राइट? 5 मिथाइल ग्रुप्स लगे हुए हैं। तो इसे उन्होंने लिखा हुआ है 2 2 6 6 7 और गलत है 2 3 3 7 7। क्यों गलत है? क्योंकि देखिए अब इसमें 5 मिथाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड है, बल्कि ये मैं मेरे ख्याल है ड्रॉ करूंगा तो आप लोगों को ज़्यादा, आई नो आप में से अक्सर को वैसे ही समझ में आया हुआ है, लेकिन वो जिन एक दो को नहीं समझ में आया हुआ उनके लिए। अच्छा देखिए, अगर अब आप इसको नंबरिंग करते हैं ना, ये है तो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन तो यही वाली है, सीधी वाली 8 कार्बन वाली, राइट? तो अब इसकी नंबरिंग यहाँ से भी शुरू हो सकती है, यहाँ से भी हो सकती है। दोनों केसेस में कार्बन नंबर 2 पे मिथाइल ग्रुप आ रहा है, राइट? इधर भी कार्बन नंबर 2 पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है और इधर से नंबरिंग शुरू करें फिर भी कार्बन नंबर 2 पे आ रहा है। तो अगर दोनों तरफ से शुरू करने पे कार्बन नंबर 2 पे पहला सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है तो फिर आप देखेंगे अगला सब्स्टिट्यूएंट किस कार्बन पे आ रहा है। अगर आप इधर से नंबरिंग शुरू करते हैं तो अगला सब्स्टिट्यूएंट भी कार्बन नंबर 2 पे आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप्स लगे हुए हैं, है ना? अगला दूसरा सब्स्टिट्यूएंट भी कार्बन नंबर 2 पे आ रहा है। अगर आप यहाँ से शुरू करते हैं तो पहला सब्स्टिट्यूएंट तो कार्बन नंबर 2 पे है, लेकिन दूसरा फिर कार्बन नंबर 3 पर है। तो इसलिए हम यहाँ से नंबरिंग शुरू नहीं करेंगे बल्कि यहाँ से शुरू करेंगे। ये सबको क्लियर है? जी सर। Yes, sir. ठीक है, Yes, तो sir. आप ये Yes, देख sir. रहे हैं कि लोकेंट्स कहाँ पे आ रहे हैं। वो पहले दूसरा लोकेंट जो है वो कार्बन नंबर 2 पे है, इसलिए आप उसको देंगे। ऑलराइट, फाइनली इससे निचले पैराग्राफ में फिर लिखा हुआ है, फाइनली व्हेन द सेम ग्रुप ऑफ लोकेंट्स आर जनरेटेड फ्रॉम टू डिफरेंट नंबरिंग डायरेक्शंस, चूज द डायरेक्शन दैट गिव्स द लोअर नंबर टू द सब्स्टिट्यूएंट दैट अपीयर्स फर्स्ट इन द नेम। सही है। अब अगर ऐसे है कि जी इसकी मिसाल यूं दीजिए कि अगर यही स्ट्रक्चर है, यही एक ऑक्टेन डेरिवेटिव है, ये देखिए, ये मैंने ऑक्टेन का एक और डेरिवेटिव बनाया, ठीक है? पेरेंट चेन वही है 8 कार्बन की, 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट? या 6 7 8 इधर भी जा सकते हैं, लेकिन बाल चले हम ये कहते हैं कि 8 कार्बन की पेरेंट चेन है। ऑलराइट, अगर हम इधर से नंबरिंग शुरू करते हैं तो सब्स्टिट्यूएंट कौन से कार्बन पे आ रहा है? 3 पे। कार्बन Third. नंबर 3 पे, ठीक है? 3 और दूसरा सब्स्टिट्यूएंट किस कार्बन पे आएगा फिर अगर इधर से शुरू करेंगे तो? 3 पे, ये हुआ 4 5 और 6 पर, 6 ऐसे ही है। 6 पे। तो Yes, sir. इधर से शुरू, तो पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल, और इधर से अगर शुरू करते हैं तो पहला कार्बन किस कार्बन पे आ रहा है? 1 2 3, और Third. दूसरा किस पे आ रहा है? 4 5 6 7th 6 पे ये आ रहा है, 6 पे आ रहा है दोनों तरफ से। तो यानी सबसे पहले आपने देखना है कि सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट नंबर देना है। तो पहला सब्स्टिट्यूएंट पहले सब्स्टिट्यूएंट को, तो पहला सब्स्टिट्यूएंट दोनों तरफ से कार्बन नंबर 3 पे बन रहा है। तो अब अगर लोएस्ट नंबर पहले को नहीं दे सकते तो फिर अगला काम क्या है? पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल, पॉइंट ऑफ डिफरेंस, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। तो अब आप फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखने की कोशिश करें तो एक ही बात है, यानी अब इधर से पहला 3 पे आ रहा है, दूसरा 6 पे आ रहा है, उधर से शुरू करें फिर भी पहला 3 पे 6 पे आ रहा है, तो कोई फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस भी नहीं है। नो, देयर इज नो डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ नंबरिंग। तो फिर अब आप किस तरफ से नंबरिंग शुरू करेंगे? तो वो ये आखिरी रूल जो हमने पढ़ा है वो ये कह रहा है
क्योंकि नाम लिखते हुए आप लोग इथाइल ग्रुप ई से शुरू होता है उससे पहले लिखते हैं, तो अब इथाइल मिथाइल का कंपैरिजन है तो इथाइल वाली तरफ से करेंगे, लेकिन ये सिर्फ तब होगा जब दोनों तरफ से नंबरिंग एक ही होगी। ठीक है, तो अब इसका सही नाम होगा 3 इथाइल और 6 मिथाइल ऑक्टेन, ऐसे ही है, 3 इथाइल 6 मिथाइल ऑक्टेन। ऑलराइट, लेकिन अगर इसकी जगह पर होता ये वाला, इसको क्या नंबरिंग देंगे? 2 ethyl 6 methyl octane 2 मिथाइल 6 इथाइल। अब आपने नंबरिंग इस तरफ से शुरू कर दी, हालांकि वही इथाइल मिथाइल है, लेकिन फर्क क्या है कि इसमें पहले जब था तो दोनों का नंबर 3 आ रहा था दोनों तरफ से, लेकिन अब इधर सब्स्टिट्यूएंट का नंबर 2 पे आ रहा है, तो इसलिए इधर से शुरू करेंगे। ये डिफरेंस सबको क्लियर हो गया भाई? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ऑलराइट, गुड। लेकिन नेम तो पहले लिखेंगे ना जी मरियम, दोबारा पूछें। सर? आप बताया ना कि मिथाइल पहले आ गया और इथाइल बाद में, तो फिर इथाइल का नेम तो पहले ही लिखेंगे ना? हाँ, लिखने में इथाइल ही पहले होगा, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल 6 इथाइल 2 मिथाइल ऑक्टेन, बिल्कुल सही। ऑलराइट, ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड से स्टेप है। कुछ मुश्किल मतलब वो बोलने में मुश्किल नाम इससे जनरेट हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये है कि बड़ा लॉजिकल है। ऑलराइट, तो आईयूपीएसी रूल्स का जो जितने भी उसने किए हैं ना, उनकी समरी उसने टेबल 2.4 और 2.5 पे पेज 91 92 पे दी हुई है, वो आप देख लीजिएगा चैप्टर के एंड में। ठीक है, ये सारी समरी दी हुई है। ऑलराइट, पेज 91 92 पे टेबल 2.4 है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर्स ऑफ एल्केन्स एंड साइक्लोएल्केन्स, और टेबल 2.5 है एल्काइल ग्रुप्स का नोमेनक्लेचर, ये आखिर में देख लीजिएगा। चलिए जी, सेक्शन 2.19 पेज 78 पे वापस आ जाइए, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट साइक्लोएल्केन नोमेनक्लेचर। Cycloalkanes are alkanes that contain a ring or ring of 3 or more carbons। ठीक है, रिंग तो आपको पता है ना, कोई फ्री एंड्स नहीं है, यानी जो एक तरफ से नंबरिंग मतलब कहाँ से शुरू करें ये समझ नहीं आ रही, सब बंद है ना। So they are frequently encountered in organic chemistry and are characterized by the molecular formula CnH2n। तो वो जो वैसे स्ट्रेट एल्केन्स हैं उनका जनरल मोलेकुलर फार्मूला क्या है? CnH2n+2। CnH2n plus 2. CnH2n+2। तो लेकिन थैंक यू वेरी मच, लेकिन ये वाले जो साइक्लिक हैं इनका है CnH2n। तो they are named by adding prefix cyclo to the name of the unbranched alkane with the same number of carbons as the ring। तो सिंपली बस वही जो एल्केन है जितने कार्बन्स हैं उतना कार्बन्स का वो एल्केन बन जाएगा, बस नाम के शुरू में साइक्लो लगा देंगे। 3 कार्बन्स हैं तो साइक्लोप्रोपेन, 4 होंगे तो क्या कहेंगे? साइक्लोब्यूटेन। Cyclobutane. इसी तरह साइक्लोपेंटेन, हेक्सेन, साइक्लोडेकेन। ठीक है, तो इस तरह से हम कुछ भी लिख सकते हैं। अच्छा, अब अगली बात यह है कि चलें, ये तो हमें समझ में आ गया कि एल्केन साइक्लिक ग्रुप कैसे लिखा जाएगा। अब सब्स्टिट्यूएंट्स लगे होंगे तो फिर कैसे? सब्स्टिट्यूएंट्स आर आइडेंटिफाइड इन द यूजुअल वे। सब्स्टिट्यूएंट्स भी उसी तरह से करेंगे, बिल्कुल उसी तरह से। मसलन अब आप ये देखिए कि अगर हमने इसको क्या कहेंगे? सर बोर्ड थोड़ा ऊपर करिए। इथाइल हेक्सेन, इथाइल हेक्सेन, 3 methyl हेक्सेन। hexane मिथाइल हेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन। मिथाइल 3 methyl साइक्लोहेक्सेन। cyclo 3 क्यों कह रहे हैं भाई? ये 3 कौन कह रहा है और क्यों कह रहा है? टॉप से हम काउंटिंग शुरू करते हैं। नहीं नहीं, कोई टॉप से नहीं शुरू करते, जहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट लगा होता है वहां से काउंटिंग शुरू करते हैं। ठीक है, ठीक है, टॉप से कोई रैंटिंग, टॉप वाला ऐसा कोई रूल नहीं है। ठीक है, जहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट लगा होगा वहां पे। तो ये सिंपली मिथाइल साइक्लोहेक्सेन है। ठीक है, मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। सर फिर बेंजीन में हम नंबरिंग क्यों देते हैं जब उन्हें काउंट ही नहीं करना था? बेंजीन में नंबरिंग क्यों देते हैं? जब वैसे नंबरिंग नहीं देते, जब कोई सब्स्टिट्यूएंट लगे तो फिर नंबरिंग देते हैं।
बेंजीन की और बात है, बेंजीन में जाएंगे तो देखेंगे। अभी ये बताइए ये क्या है? नंबरिंग को छोड़ें, डाइमिथाइल वैसे बताएं। हाँ, साइक्लोहेक्सेन। डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन है। मेथाइल। लेकिन अब डाई जरा मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ऑलराइट ऑलराइट, सर अब 1,3 नंबरिंग, डाइमिथाइल तो नहीं होगा? हाँ हाँ बिल्कुल 1,3 डाइमिथाइल। नंबरिंग हम अब 2 कार्बन से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि दोनों मिथाइल ग्रुप्स है ना, तो इनमें से किसी से भी शुरू हो सकती है। अगर इधर से शुरू करेंगे या इधर से करें कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों से एक ही बात है। अगर से हम यहाँ से शुरू करते हैं तो फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे या यहाँ से यहाँ आएंगे, सवाल ये पैदा होता है। अगर यहाँ से यहाँ आते हैं तो कार्बन नंबर 1 2 3 4 5, तो दूसरा सब्स्टिट्यूएंट जो है उसको कार्बन नंबर 5 मिल रहा है। अगर यहाँ से यहाँ जाते हैं तो कार्बन नंबर 1 2 3, इसको 3 मिल रहा है। तो इस तरह से आएंगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा 1,3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। सही हो गया? यस सर। यस सर। यस सर। Alright. यस सर। Right. ठीक है, तो वही सब्स्टिट्यूएंट को आपने नंबर 1 देना है। और अगर एक ही सब्स्टिट्यूएंट है तो नंबर लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जाहिर है पता है ना कि जो सब्स्टिट्यूएंट उसी पे जिस पे लगा होगा उसको 1 हम कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट है तो फिर आप नंबरिंग करेंगे और वहां से शुरू करेंगे। फिर वो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल, राइट, इस डायरेक्शन में जाएंगे कि जहां से लोएस्ट नंबर मिल रहा है उस सब्स्टिट्यूएंट को। ऑलराइट, उसके बाद आगे चलते हैं। ये एग्जाम्पल्स नीचे दो बिल्कुल पेज के आखिर में 78 पेज के बिल्कुल नीचे दी हुई है कि ये एक कार्बन नंबर 3 पे इथाइल ग्रुप है और कार्बन नंबर 1 पे 2 मिथाइल लगे हुए हैं, राइट। तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल देखेंगे। अगर आप इथाइल से नंबरिंग शुरू करते हैं तो पहले सब्स्टिट्यूएंट को तो कार्बन नंबर 1 मिलेगा, दूसरे सब्स्टिट्यूएंट को कार्बन नंबर 3 मिलेगा। लेकिन अगर मिथाइल वाले कार्बन से शुरू करते हैं तो पहला सब्स्टिट्यूएंट भी मिथाइल है कार्बन नंबर 1 पे, दूसरा सब्स्टिट्यूएंट भी मिथाइल है, इसलिए ये 1,1 डाइमिथाइल होगा। 3 इथाइल 1,1 डाइमिथाइल, सही है ना, मतलब 1 इथाइल 3 डाइमिथाइल नहीं होगा। सर सही हो गया? सब्स्टिट्यूएंट्स के कोई फर्क तो नहीं पड़ता ना? नहीं, मतलब या जब तक हम अल्काइल ग्रुप्स हैं, जब तक अल्काइल ग्रुप्स हैं तो आपने ये नहीं देखना कि कौन सा सब्स्टिट्यूएंट पहले बाद में। हाँ, अलबत्ता वो वाला रूल अपनी जगह पर है कि दोनों तरफ से एक ही नंबर मिल रहा है सब्स्टिट्यूएंट्स को, वही जो पहले वाला रूल था। अगर कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों तरफ से एक ही नंबर पड़ रहा है सब्स्टिट्यूएंट का, तो फिर आप वो जो पहले आ रहा है जिस तरह इथाइल है तो दे देंगे, ठीक है। अच्छा, यूं भी तो हो सकता है। अब देखिए, अगर यूं हो, इस तरह का मॉलिक्यूल है कि जिसके अंदर ये है ना, साइक्लिक एक कंपाउंड है, साइक्लोप्रोपेन है, और इसके ऊपर एक 1 2 3 4 5 6 एक हेक्सेन लगा हुआ है। तो अब इसको आप दो तरह से देख सकते हैं। आप ये भी तो कह सकते हैं कि साइक्लोप्रोपेन के ऊपर एक हेक्सेन लगा हुआ है, और ये भी कह सकते हैं कि हेक्सेन के ऊपर साइक्लोप्रोपेन लगा हुआ है। तो आप देखेंगे कि स्ट्रेट चेन में ज्यादा कार्बन हैं, क्योंकि पेरेंट चेन कौन सी होती है जिसमें ज्यादा कार्बन की कंटिन्यूस चेन हो। तो आप ये जो स्ट्रेट चेन है, चूंकि इसमें ज्यादा कार्बन है, इसको पेरेंट चेन कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो आप कहेंगे ये हेक्सेन है और उसके ऊपर एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, और वो सब्स्टिट्यूएंट क्या लगा हुआ है? साइक्लोप्रोपेन नहीं लगा हुआ, क्योंकि जाहिर है इसने बॉन्ड बनाया है तो इसका एक हाइड्रोजन इधर से निकला होगा, तो ये साइक्लोप्रोपेन ना हुआ, ये साइक्लोप्रोपाइल हो गया, साइक्लोप्रोपाइल। तो हम ये कहेंगे साइक्लोप्रोपाइल हेक्सेन। ऑलराइट, साइक्लोप्रोपाइल हेक्सेन। और फिर उसके बाद अब कार्बन नंबर भी आपने स्पेसिफाई करना है, तो आप कहेंगे या तो आपको इसको उधर से गिनना शुरू करेंगे 1 2 3 4 कार्बन नंबर 4, या इधर से गिनना शुरू करेंगे 1 2 3। तो ये 3 सही है, तो 3 साइक्लो प्रोपाइल हेक्सेन इसका नाम होगा। हो गया? इसके बाद नीचे यस सर। यस प्रॉब्लम दिया हुआ है 2.15, ए उसने सॉल्व किया हुआ है, बी को जरा सॉल्व कीजिए। 2.15 बी को सॉल्व कीजिए। बी को सॉल्व कीजिए। सर 1 1
8 प्रोपाइल, 1 डाइमिथाइल और साइक्लोडेकेन। ऑलराइट, ये किसने बताया? सर ये जो प्रोपाइल है इसको हम 4 वाला नहीं दे सकते, मतलब 4 दे सकते कार्बन हैं, बिल्कुल 4, दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। एक तो मिनट फिर में 4 कॉल सही में, रहेगा। जस्ट गिव मी अ मिनट। ठीक है, आप सही कह रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं एक क्लास में हूँ 11:15 तक, मैं फिर आपको कॉल करूँ। मैं आपको सर अच्छा, इसमें तो ये प्रोफाइल इसको हम कहेंगे, ये तो दो में डिवाइड हुआ है, दो ब्रांचेस में आगे, तो इसको ये तो सर आइसोप्रोपाइल कहेंगे ना? आइसोप्रोपाइल तो आईयूपीएक नेम तो नहीं है ना? जरा सोचें, जरा हमने कैसे नंबरिंग करनी है। तो देखिए, इस प्रॉब्लम के मुख्तलिफ इशूज, अब जो कुछ आपने किया उसे ज़रा छोड़ दें, अब ज़रा सुनिए आप लोग। अब इसमें इश्यूज 2-3 तरह के हैं। सबसे पहले तो आपने पेरेंट चेन आइडेंटिफाई करनी है, ठीक है। सिस्टमैटिक नॉमेनक्लेचर में सबसे अच्छा तरीका, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये रूल आपने याद रखना है, चाहे कोई भी स्ट्रक्चर हो, यू मूव सिस्टमैटिकली। चाहे नाम देना है, चाहे रिएक्शन करना है, कुछ भी करना है, यू स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स। एज लॉन्ग एज यू फोकस ऑन द बेसिक्स एंड वेरी, मतलब आप उधर से शुरू करते हैं ना, तो यू कैन डू एवरीथिंग। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि पेरेंट चेन आपने देखनी है। और ये आपको क्लियर कट नजर आ रहा है कि जो रिंग के ऊपर सब्सटीट्यूएंट्स लगे हुए हैं, ये थोड़े कार्बन हैं और रिंग के अंदर ज्यादा कार्बन है। इसका मतलब पेरेंट चेन वो है, ठीक है, जो कि रिंग के अंदर है। अब फिर अगला काम ये है कि रिंग के अंदर कितने कार्बन एटम्स हैं वो गिनना शुरू करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कार्बन हैं रिंग में, यानी ये डेकेन है, राइट। डेकेन है और साइक्लिक स्ट्रक्चर है, तो ये साइक्लोडेकेन है, राइट। तो पहली चीज हमें पता चल गई कि ये साइक्लोडेकेन है। ऑलराइट, अब हमें ये लग रहा है कि इसके ऊपर 2 सब्स्टिट्यूशंस हुई हुई हैं, 3 सब्स्टिट्यूशंस हुई हैं रात, 2 कार्बन पे सब्स्टिट्यूशंस हुई हुई हैं। एक कार्बन के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप्स लगे हुए हैं, राइट। और दूसरा एक कार्बन है जिसके ऊपर एक सब्स्टिट्यूएंट है, जो कि आइसोप्रोपाइल, जिस तरह से लोग कह रहे थे आइसोप्रोपाइल है। तो नंबरिंग के लिए कार्बन उसको शुरू करेंगे कि जिसमें 2 मिथाइल लगे हुए हैं, ठीक है, राइट। क्योंकि अगर उससे शुरू करेंगे तो 1 डाई मिथाइल साइक्लोडेकेन बनेगा ना, 1 यानी फर्स्ट कार्बन नंबर 1 के बाद दूसरा सब्स्टिट्यूएंट भी कार्बन नंबर 1 पे आ रहा है। लेकिन अगर दूसरे वाले से शुरू करते हैं तो पहला तो कार्बन नंबर 1 पे आ रहा है, लेकिन दूसरा फिर 1 2 3 4 पे आ रहा है, 1 4 होगा वो। ये भी क्लियर हो गया यहाँ तक कि इसका नाम है 1 डाइमिथाइल साइक्लोडेकेन। यहाँ तक तो क्लियर है ना, 1 डाइमिथाइल साइक्लोडेकेन, यहाँ तक क्लियर है। अब पीछे सिर्फ एक चीज रह गई है कि ये जो कार्बन नंबर 4 है, या दूसरी तरफ से गिनना शुरू करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, या कार्बन नंबर 4 या कार्बन नंबर 8 पे जो दूसरा लगा हुआ है, जाहिर है हम कार्बन नंबर 4 कहेंगे क्योंकि 8 से कर रहे हैं तो लंबा वो आ रहा है ना, लंबा नंबर मिल रहा है, कार्बन नंबर 4। तो ये भी पता चल गया कि दूसरा जो एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है वो कार्बन नंबर 4 पर है। अब अगली बात ये है कि कार्बन नंबर 4 पे जो ग्रुप लगा हुआ है उसका नाम क्या है। तो आपने सिंपली आपने देखना है, हमने किस उसको नाम कैसे देना है एल्काइल ग्रुप्स को, हमने उस कार्बन से गिनना शुरू करना है जो कि पेरेंट चेन से डायरेक्टली बॉन्डेड है। तो पेरेंट चेन से जो कार्बन बॉन्डेड है, ये मैं ड्रॉ करता हूँ, मेरा ख्याल है आसान होगा इससे पहले। अभी तक की चीज़ें तो ज़बानी भी चल सकती थी, आगे मैं करूँगा तो आपको मुश्किल हो सकती है। लेट मी डू इट। ऑलराइट, तो ये जो एल्काइल ग्रुप है इसको कैसे नाम देना है, हमने कहा था एल्काइल ग्रुप्स के नॉमेनक्लेचर में कि आपने देखना है कि पेरेंट चेन के साथ जो कार्बन बॉन्डेड होगा उससे नंबरिंग शुरू करनी है, राइट। तो जो पेरेंट चेन है वो ये वाली है, जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है, इसके साथ जो कार्बन बॉन्डेड है उसे कार्बन नंबर 1 कहेंगे, यानी ये वाला कार्बन, ये जो कार्बन है ये कार्बन नंबर 1 कहलाएगा, राइट। इससे आपने नंबरिंग शुरू की, या आप यहाँ जाएंगे या आप यहाँ आएंगे, दोनों सूरतों में 2 कार्बन की चेन बनेगी। तो अगर किसी को भी कहते हैं, इसको भी 1, इसको 1 कहेंगे, इसको भी 2 कह सकते हैं, इसको भी 2 कह सकते हैं। लेट्स से इसको कह देते हैं, ठीक है। तो यानी कि ये कौन सा ग्रुप हुआ, 2 कार्बन का क्या ग्रुप हुआ, इथाइल ग्रुप, राइट। इथाइल ग्रुप हुआ, इथाइल ग्रुप हुआ। लेकिन इसके कार्बन नंबर 1 पे एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, राइट।
तो ये जो ग्रुप है इसका अपना नाम है 1 मिथाइल इथाइल। ऐसे ये है एक इथाइल ग्रुप, लेकिन इसके कार्बन नंबर 1 के ऊपर एक मिथाइल ग्रुप और लगा हुआ है, राइट। तो इस ग्रुप का अपना नाम है 1 मिथाइल इथाइल, राइट। तो ये हम कहते हैं इस ग्रुप का नाम हो गया 1 मिथाइल इथाइल, राइट, 1 मिथाइल इथाइल। और बाकी मॉलिक्यूल का नाम हमने पहले लिखा हुआ था, वो था जी साइक्लोडेकेन था। अच्छा जी, एक मिनट यार, एक मिनट। साइक्लोडेकेन था और वो क्या हुआ? एक मिनट सब्र कर जाओ भाई, सब्र कर जाओ। हमने कहा था पहले से नाम लिखा हुआ था कि ये था 1,1 डाइमिथाइल साइक्लोडेकेन, राइट। 1,1 डाइमिथाइल साइक्लोडेकेन था, ये तो हमने पहले से लिखा हुआ था, राइट। 1,1 डाइमिथाइल साइक्लोडेकेन था। अब उसके बाद ये 1 मिथाइल इथाइल ग्रुप है, लेकिन ये जिस कार्बन पे इस कंपाउंड में लगा हुआ है वो कार्बन नंबर 4 है। तो हम इसको फिर ब्रैकेट में कर देते हैं ताकि नोमेनक्लेचर में कोई वो कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो हम ये कहेंगे ये है इस तरह कंपाउंड 4,1 मिथाइल इथाइल 1,1 डाइमिथाइल साइक्लोडेकेन। क्लियर हो गया? नो सर, सर नहीं क्लियर। आपकी आवाज कट की थी, आप फिर से नाम बता इसको- सकते हैं? सर इसको 1,1,4 ट्राइमेथाइल 4 इथाइल डिकेन साइक्लोडिकेन नहीं बोल सकते? दोबारा कहें, क्या पूछ रही हैं आप? 1,1,4 ट्राइमेथाइल और फिर 4 इथाइल, ऐसे नहीं कर 1,1,4 सकते? ट्राइमिथाइल, 3 मिथाइल ग्रुप तो लगे हुए ही नहीं है इस पे, तो आप क्यों ट्राइमिथाइल कह रही हैं इसे? सर ये 4 पे लगा हुआ है ना इथाइल के ऊपर। नहीं, मिथाइल नहीं 1 ना। 1 के ऊपर तो 2 ही लगे हुए हैं ना। 1,1 पे मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं भाई। कार्बन नंबर 4 पे कोई मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है? पेरेंट सर ये चेन के इथाइल ऊपर के ऊपर। इथाइल के ऊपर लगा हुआ है ना। ब्रो तो इथाइल आपने जो, तो आप नंबरिंग तो आप उसके हिसाब से पेरेंट चेन के हिसाब से करती है ना, पेरेंट चेन पे तो नहीं लगा हुआ ये। ओके सर। इसलिए उसको अलग से, यही मैंने आपको कहा है कि पहले आप पेरेंट चेन का सारा कर लें, ये जो अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट है इसको भूल जाएं। ये अलग से इसका नाम, यहाँ तक तो आप हम क्लियर थे ना कि 1,1 डाइमिथाइल साइक्लोडेकेन है, 1,1 डाइमिथाइल साइक्लोडेकेन है, राइट। और फिर हम इस पे भी क्लियर हैं कि कार्बन नंबर 4 के ऊपर वो लगा हुआ है, कार्बन नंबर 4 पे सब्स्टिट्यूएंट है ये अगला वाला। और फिर आगे हमने कार्बन नंबर 4 लिख लिया और हमने लिख लिया कि क्या सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, और फिर ब्रैकेट में हमने उसका नाम लिख दिया 1 मिथाइल इथाइल। ये 1 चूंकि एक दूसरा नाम भी आ रहा था ना, तो सिर्फ ये करने के लिए बता रहे, 1 ब्रैकेट्स हमने इसलिए डाली हैं सिर्फ ये देखने के लिए कि 4 ये स्पेसिफाई कर रहा है कि ये पूरा ग्रुप है ये किस कार्बन पे लगा हुआ है पेरेंट चेन, और 1 ये स्पेसिफाई कर रहा है कि विद इन दिस ग्रुप कहाँ पे ब्रांचिंग हुई हुई है, ठीक है। तो ये ब्रैकेट के अंदर जो पेरेंथेसिस के अंदर आप नंबर लिखेंगे, ये वो नंबर होगा जो उस ग्रुप के अंदर का होगा, और पेरेंथेसिस के बाहर वो होगा जो उस पूरे ग्रुप की पोजीशन पेरेंट चेन पे बता रहा होगा। गुड। यस सर। कोई सवाल हो तो पूछ लें जी जीशान। ये मिथाइल इथाइल 1 मिथाइल इथाइल जो लिखा है, तो सर हम इसमें अल्फाबेट्स नहीं देखेंगे? अगर हम लिख लें कि इथाइल मिथाइल अगर लिख लें? नहीं नहीं, क्योंकि मिथाइल इथाइल लिखा हुआ है, असल में ग्रुप क्या है असल में। अब ये देखिए, ये जो अल्काइल ग्रुप है, ये क्या अल्काइल ग्रुप है, इसकी पेरेंट चेन क्या है, ये असल में अल्काइल ग्रुप क्या है जीशान? इथाइल। ये इथाइल ग्रुप है या मिथाइल ग्रुप है? ये जो अल्काइल चेन लगी हुई है इसकी पेरेंट चेन क्या है? सर साइक्लो। नहीं, वो तो पूरे मॉलिक्यूल की साइक्लोडेकेन है ना, लेकिन अब साइक्लोडेकेन के ऊपर इथाइल। हाँ, इथाइल ग्रुप है, और इथाइल ग्रुप के ऊपर मिथाइल लगा हुआ है, ऐसे ही है ना, तो इसलिए हम इसको मिथाइल इथाइल कहेंगे, ठीक है। ओके सर नेम लिखते हुए हम पहले कार्बन नंबर 1 पे जो ग्रुप्स लगे हुए हैं उनका नहीं कहेंगे, या ये हमारी मर्जी हम कार्बन नंबर 4 का लिखें पहले या कार्बन नंबर 1 का? नहीं, हम पहले ये नहीं कहेंगे कि 1,1 डाइमिथाइल, वो पहले लिखेंगे? ये देखिए, मैंने इसलिए ये लिखा है कि जो मिथाइल ग्रुप है आपका, राइट, जो मिथाइल ग्रुप है वो M से शुरू हो रहा है, राइट, डाई मिथाइल। और ये जो दूसरा सब्स्टिट्यूएंट है
वो असल में जो ग्रुप है वो तो इथाइल है ना, उसके ऊपर मिथाइल लगा हुआ है, वो ई से शुरू हो रहा है, मैंने तो इसलिए पहले वो लिखा है। आई एम नॉट श्योर बट मेरा ख्याल तो यही है कि हम इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, समझ आ रही है मेरी रीजनिंग समझ में आ रही है आपको? जी सर आ रही है। यस जी सर। सर। मेरे हिसाब से तो यही है, ऐसे ही। ऑलराइट, ये नंबर जो सी है, इसी प्रॉब्लम 2.15 का सी, वो बताइए क्या होगा भला। देखिए ये एक साइक्लोहेक्सेन है, दो साइक्लोहेक्सेन जुड़े हुए हैं, राइट? तो आप इनमें से एक को पेरेंट चेन कंसिडर करेंगे और दूसरे को उसके ऊपर सब्स्टिट्यूएंट कंसिडर करेंगे, राइट? तो मेरे ख्याल है इसके कहेंगे साइक्लोहेक्साइल साइक्लोहेक्सेन, ऐसे ही है ना? जी सर। है ना? यस सर। यस सर ऐसे। डाइसाइक्लोहेक्सेन भी तो हो सकता है। सर डाइसाइक्लोहेक्साइल भी तो बोल सकते हैं ना। नहीं, डाइसाइक्लोहेक्साइल नहीं बोल सकते। डाइसाइक्लोहेक्सेन। क्योंकि अगर नहीं, हम आप वन से एक पेरेंट चेन स्टार्ट आप करें कहेंगे ना, एक पेरेंट चेन है उसके ऊपर कोई सब्स्टिट्यूएंट कंसिडर करेंगे। मेरा तो ख्याल है आप इसको साइक्लोहेक्सेन पेरेंट चेन कहेंगे और उसके ऊपर एक सब्स्टिट्यूएंट है, तो मेरा ख्याल है यही बनेगा। लेकिन सर ये ऑलराइट, दोनों इक्वल है ना Hexyl कार्बन एटम्स cyclohexane. में, तो इसलिए। अच्छा, नहीं डाइसाइक्लोहेक्साइल तो कुछ भी ना हुआ ना, डाइसाइक्लोहेक्सेन कहेंगे। आई डोंट नो। अगर जहाँ पे ये दो अटैच हुए हैं इनको 1-1 बोल दें। नहीं, आप ना बोले, बस अपने रूल ना बनाए, बस काफी हो गया मेरा ख्याल है। अच्छा, ऑलराइट, इंट्रोडक्शन टू फंक्शनल ग्रुप्स। सर आपने इसका क्या नाम बताया, एक दफा रिपीट कर दें। आप लोगों को बस इससे गरज है कि एग्जाम में आप वो बस नाम लिख दें जो मैंने बताया, मैं एग्जाम में ये सवाल ही दूंगा। नहीं मेरे सर, मैं ऐसे ही नाम पूछ रही हूँ इसका। साइक्लोहेक्साइल साइक्लोहेक्सेन। थैंक यू सर। ऑलराइट, इंट्रोडक्शन टू फंक्शनल ग्रुप्स। उसके बाद जो ऑर्गेनिक, ये हमने पहले से पढ़ा हुआ है कि अक्सर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, हाइड्रोकार्बन्स जो हैं खुद से एक्टिव नहीं होते क्योंकि उनके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंसेस नहीं होते। ऑलराइट, लेकिन जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंसेस आना शुरू हो जाते हैं किसी और हेट्रोएटम की, हेट्रोएटम यानी कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कोई और एटम लग जाए, तो उसकी वजह से मॉलिक्यूल के अंदर चार्जेस आएंगे और उन चार्जेस की वजह से वो कंपाउंड्स जो हैं वो एक्टिव हो जाएंगे। ये उसने राइट साइड पर कॉलम में दिया हुआ है कि द IUPAC defines a functional group as an atom or a group of atoms that has similar chemical properties whenever it occurs in different compounds. Over here, that's here in the textbook here. तो यानी ये अब हाइड्रोक्सिल OH है ना, ये किसी भी कंपाउंड किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर आएगा तो OH की उसी तरह की प्रॉपर्टीज होंगी हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप की। ऑलराइट, तो बहुत ज़्यादा जो हमें जो फंक्शनल ग्रुप्स देखने को मिलते हैं, एक हाइड्रोक्सिलिक है जो अल्कोहल हाइड्रोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप हाइड्रोक्सिल OH जो कि अल्कोहल्स में होता है, और हैलोजेंस, उनमें से भी खास तौर पर क्लोरीन और ब्रोमीन। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो एक तरीका नोमेनक्लेचर का है फंक्शनल क्लास नोमेनक्लेचर फॉर कंपाउंड। ठीक है, उसका तरीका ये है कि आप अल्काइल ग्रुप का नाम देते हैं, उसके बाद फंक्शनल ग्रुप का अलग से नाम लिख देते हैं। एक तरीका है ये करने का, अगरचे अब वो इसकी जगह पे दूसरे तरीके भी हम देखेंगे आगे जाके, लेकिन एक पुराना तरीका ये भी है कि आपने ये नीचे जो 4 एग्जांपल्स दी हुई हैं, ब्रोमीन के साथ एक एथिल ग्रुप लगा हुआ है तो इसे एथिल ब्रोमाइड कह दें। ठीक है, अगेन ये कॉमन नेम्स है। IUPAC फंक्शनल क्लास नोमेनक्लेचर की जगह पर हम ज़्यादातर जो दूसरा नोमेनक्लेचर है वो करेंगे। ये सोर्सेज ऑफ अल्केन्स एंड अल्काइल्स हैं, अल्केन्स एंड साइक्लोएल्केन्स हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा, इसमें क्लास में पढ़ाने वाली कोई चीज़ नहीं है, लेकिन आप खुद पढ़ेंगे। ऑलराइट, उसके बाद सेक्शन 2.22 है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स एंड साइक्लोएल्केन्स। ये मैं पहले कई दफ़ा क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ। ऑलराइट, तो आप लोग ये खुद ही पढ़ेंगे। ऑलराइट, इसमें कोई नई चीज़ समझाने वाली नहीं है। मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, सॉल्युबिलिटी इन वाटर है, और ये सारी वही जो है कि जितना मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया बढ़ता चला जाएगा, इंटरमोलेकुलर फोर्सेस उतनी ज़्यादा होती जाएंगी, तो उसी से प्रॉपर्टी सारी अफेक्ट हो रही हैं। तो ये पढ़ना है, ये मैं छुड़वा नहीं रहा, मैं कह रहा हूँ ये पढ़ना है, ये भी और इससे पिछले वाला सेक्शन भी, लेकिन मैं अभी नहीं पढ़ा रहा क्योंकि मैं पहले पढ़ा चुका। जी
इसमें से सब क्वेश्चन आ सकते हैं इस तरह जी short बिल्कुल आ lectures सकते वगैरह? हैं, जी बिल्कुल आ सकते हैं, आपने पढ़ना है तो आएंगे भी। MCQs में आएंगे? फिर किसी तरह के भी क्वेश्चन आ सकते हैं इससे, आपने पढ़ना है, ठीक है। फिर उसके बाद अब ये नहीं होगा कि मैं आपसे ये पूछूं, देखें जैसे मसलन अब आपको आइडिया हो ही गया होगा कि मैं आपको कहूँ राइट अ नोट ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स एंड साइक्लोएल्केन्स, ऐसा मैं नहीं लिखूंगा। बॉइलिंग पॉइंट में आपको 2 एल्केन्स दे सकता हूँ, पूछूं किसके ज़्यादा होगा किसका कम होगा। इस तरह 2 मैं एल्केन्स दे दूँ, पूछूं इसमें से ज़्यादा वाटर सॉल्युबल कौन है, मेल्टिंग पॉइंट किसका ज़्यादा है। ऑलराइट, फिर इसी तरह ये ज़्यादा है या जो सर ब्रांच जी चेन का ज़्यादा है? सर ऐसे भी ना कि स्ट्रेट चेन का ज़्यादा है या ब्रांच चेन का ज़्यादा है? हाँ ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही, ऐसे ही। इनमें से 2 दे दूंगा ना, मतलब बजाय मैं पूछने के एक स्ट्रेट चेन का ज्यादा है ब्रांच चेन का ज्यादा है, मैं 2 मॉलिक्यूल्स दे दूंगा, एक स्ट्रेट चेन होगा एक ब्रांच चेन होगा, और पूछूंगा इसमें से किसका ज्यादा है। और जिस तरह फिर इससे पहले वाला जो टॉपिक है ये सोर्सेज ऑफ एल्केन्स एंड साइक्लोएल्केन्स, इसमें मसला आप देखिए ये जो फिगर 2.21 दिया हुआ है पेज 80 के शुरू में, फिगर 2.21 पेज 80 के ऊपर, इसमें उसने बताया हुआ है कि क्रूड ऑयल जो होता है उससे एक सीरीज ऑफ वोलेटाइल फ्रैक्शंस निकलता है, ठीक है। और डिपेंडिंग ऑन वो नंबर ऑफ उसके अंदर कार्बन एटम्स कितना है उसको उसमें डिवाइड किया जाता है। तो रिफाइनरी गैस है, और फिर लाइट गैसोलीन है, और फिर उसके बाद नेफ्था है, और केरोसिन है, और गैस ऑयल है। तो डिपेंडिंग ऑन उनके अंदर कितने कार्बन एटम्स हैं, उनके डिस्टिलेशन कितने टेम्परेचर पे वो होते हैं, वोलेटिलिटी उस पर इफेक्ट करती है ना, बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट। जितने कार्बन एटम ज़्यादा हो रहे हैं तो देखें आप देखते जाइए कि उतना ज़्यादा आपको इन्हें हीट करना पड़ता है, या आप पढ़ लेंगे यहाँ पर। ऑलराइट, केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ आइए, सेक्शन 2.23 ऑन पेज 83। केमिकल प्रॉपर्टीज कंबस्शन ऑफ एल्केन्स। सबसे पहले an older name for alkanes is paraffin hydrocarbons. Paraffin is derived from the Latin words parum affinis, with little affinity, and testifies to the low level of reactivity of alkanes. ठीक है, तो पैराफिन्स इन्हें कहते हैं इसलिए थे कि इनके ज़्यादा एक्टिव नहीं होते थे। Although essentially inert in acid-base reactions, acid-base reactions में alkanes जो हैं वो बिल्कुल रिएक्शन नहीं करते। तो ऑन द बेसिस ऑफ ब्रॉन्स्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट या लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट, आपका क्या ख्याल है एल्केन्स क्यों नहीं एसिड बेस रिएक्शंस करते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं होगा ना कार्बन कार्बन और हाइड्रोजन। हो गया, लेकिन मैं कह रहा हूँ खास तौर पे ब्रॉन्स्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट की रोशनी में बताइए, कौन बताएगा? वो बात आपकी ठीक है मरियम, लेकिन खास तौर पे ब्रॉन्स्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट के केस में वो हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से पार्शियल चार्जेस नहीं है। अब आगे ब्रॉन्स्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट या लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट के हिसाब से क्यों नहीं एसिड या बेस बन सकते? नहीं बनते। हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ब्रॉन्सन लोरी में तो प्रोटॉन ट्रांसफर होना होता है ना, हम्म, तो इसमें प्रोटॉन ट्रांसफर नहीं होएगा, इसमें अगर होएगा भी ना तो पूरा CH3 ट्रांसफर होना आएगा। अच्छा नहीं, तो प्रोटॉन क्यों नहीं ट्रांसफर होगा? ये बात बिल्कुल ठीक है हुस्न अहमद, ये मरियम ने पहली बात कही कि चूंकि पार्शियल चार्जेस नहीं होंगे, ठीक है। अब जब पार्शियल चार्जेस नहीं होंगे, अगला उसकी वजह से क्या इसका कोई ताल्लुक है इस बात से कि ब्रॉन्स्टेड-लोरी के प्रोटॉन ट्रांसफर उस पर नहीं होता? इन दोनों का आपस में क्या लिंक है? ब्रॉन्स्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट ये है कि प्रोटॉन का एक्सचेंज होना चाहिए, राइट, एसिड बेस के दरमियान में, और वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के हिसाब से हमें पता है पार्शियल चार्जेस नहीं है। अब इन दोनों चीज़ों को कनेक्ट करें, इन दोनों के अलावा कोई, मरियम वसीम और हुस्न अहमद के अलावा कोई बोले। सर जब चार्जेस नहीं है तो उसके ऊपर न्यूक्लियोफिल अटैक नहीं हो सकता, तो उसकी वजह से प्रोटॉन लूज नहीं हो सकता और बेसिक में गेन नहीं हो सकता। हाँ मतलब देखिए प्रोटॉन कब, थैंक यू सामा, प्रोटॉन कब जाएगा? जब प्रोटॉन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, राइट, तो ज़्यादा आसानी से चला जाएगा। और हाइड्रोकार्बन्स में उसका बॉन्ड हाइड्रोजन का किसके साथ है? कार्बन के साथ है। कार्बन की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा नहीं है। अब चूंकि कार्बन की भी एल्केन्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा नहीं है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन वगैरह वो सारा आपको याद आ जाना चाहिए इससे,
तो कार्बन की भी ज्यादा नहीं है, इसके हाइड्रोजन के ऊपर कोई पार्शियल चार्ज ही नहीं है, पार्शियल चार्ज ही नहीं है, इसका मतलब वो प्रोटॉन के तौर पर नहीं जा सकता आसानी से। अगर उसके ऊपर काफी सारा पार्शियल चार्ज होता जिस तरह एसिड्स में होता है तो ये प्रोटॉन्स डोनेट कर सकते हैं, और इसी तरह प्रोटॉन एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे ये, ठीक है, नेगेटिव चार्ज भी नहीं होगा। सर वो इसलिए तो कि दोनों तरफ सेम अट्रैक्शन होगी। जी जी बिल्कुल, कार्बन हाइड्रोजन दोनों तरफ, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक जितनी, ऐसे ही। तो जो एसिड बेस्ड रिएक्शंस हैं उसमें तो ये रिएक्टिव नहीं है, ठीक है, बिल्कुल इनर्ट है। लेकिन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस में ऐसे कंपाउंड के तौर पर पार्टिसिपेट ये करते हैं जिसकी ऑक्सीडेशन हो सकती है। अब ऑक्सीडेशन की मुख्तलिफ डेफिनेशंस हैं, राइट, वी विल स्टडी एज वी मूव अलोंग द कोर्स। बर्निंग इन एयर, कंबशन is the best known and most important example, है ना, जलाते हैं ना हम इनको, एल्केन्स को। combustion of hydrocarbons is exothermic and gives carbon dioxide and water as the products. ये simple reaction है, methane plus oxygen, carbon dioxide plus water. Finally हम chemical reactions तक पहुंच गए। 7 हफ्ते लगे हमें, और आज हमारी 20वीं क्लास है लेकिन हम आखिरकार पहुंच गए। तो ये रिएक्शन तो खैर पर सिंपल है, इसमें कोई इतनी ज़्यादा वो मैथेन प्लस तो आपका बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। और सिंपल सी बात है, कार्बन एक इधर है, एक इधर है, हाइड्रोजन 4 इधर हैं, वो 4 इधर हैं, और ऑक्सीजन 4 इधर हैं, और वो 2 इधर और 2 इधर हो गए, ठीक है। बस बैलेंसिंग आप वो देख लीजिए, वो जो आपको पता ही है पहले से जो आप करते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और फिर दूसरा उसने दिया हुआ है मेथिल ब्यूटेन का रिएक्शन, 2 मेथिल ब्यूटेन का ऑक्सीजन के साथ, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन जाएंगे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज़्यादा आपको ये जो हम नंबर वो जो पहले लगाते हैं ना, कितने मोल इसके थे कितने उसके, आगे रिएक्शंस में आप देखेंगे कोई बहुत ज़्यादा इस पे हमारा जोर नहीं होगा। लेकिन बहरहाल आपको इधर बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए। ये प्रॉब्लम 2.18 है, साइक्लोहेक्सेन की कंबशन के लिए आप लिखिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन। साइक्लोहेक्सेन की कंबशन करें, साइक्लोहेक्सेन लिखिए और उसके साथ ऑक्सीजन O2 लिखिए, और प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। रिएक्शन तो सिंपल है ना, आपने बस बैलेंस करना है इसको। पहले साइक्लोहेक्सेन लिखें, उसके साथ ऑक्सीजन लिखें, ये रिएक्टेंट्स हैं, और प्रोडक्ट्स हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। बैलेंस कीजिए। हाँ अभी आप मुझे बोल के तो नहीं बोल के सुना भी सकते हैं, लेकिन चलें छोड़िए इसको। ऑलराइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज, पेज 84। इसमें ये टेबल ऊपर दिया हुआ है, टेबल 2.3, आप सुन रहे हैं? यस सर। ऑलराइट, आप नोट कीजिए कि हीट्स ऑफ कंबशन जो है, जूं आप आगे बढ़ाते जा रहे हैं कार्बन एटम्स, तो हीट ऑफ कंबशन बढ़ती जा रही है, राइट, हीट ऑफ कंबशन बढ़ती जा रही है। तो जाहिर है बढ़ेगी सही, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ रहे हैं, तो जब कार्बन एटम बढ़ेगा उसी के तो बर्निंग से, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, जितने ज़्यादा कार्बन एटम्स बर्न होंगे उतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। तो जो आप नीचे आते जाते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम हेक्सेन टू हेक्साडेकेन इन्होंने लिखा हुआ है, तो ये थोड़ी थोड़ी करके वो बढ़ती चली जा रही है। और इसी तरह जो मिथाइल ब्रांच्ड एल्केन्स हैं उनकी वैल्यूज डिफरेंट हैं, लेकिन उनका भी हीट ऑफ कंबशन बढ़ती चली जा रही है। ये जो हीट रिलीज होती है एक मॉलिक्यूल को बर्न करने से, उसकी हीट ऑफ कंबशन कहते हैं। और जो हीट कंटेंट है जिसे एंथैल्पी कहते हैं, ये एक स्टैंडर्ड स्टेट है, ठीक है। और जब वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर हो, यानी ये उतना ही होगी एंथैल्पी उसकी इतनी होगी। In an exothermic process, the enthalpy of the product is less than that of the starting materials. ये thermodynamics के बिल्कुल बेसिक आपने FSC वगैरह में पढ़ी भी है, इसको बहुत ज़्यादा अब हम वो नहीं करते। लेकिन जो चीज़ आपने याद रखनी है ये अगले पैराग्राफ में जो है, the unbranched, ये third line in the next paragraph, the paragraph that starts from table 2.3, we are into the third line. The unbranched alkanes and 2-methyl branched alkanes constitute 2 separate homologous series. हमने पढ़ा था ना homologous series ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम किसे कहते हैं,
यानी एक मेथिलीन ग्रुप हम बढ़ाते जाएं तो अगला ग्रुप बन जाए, राइट। CH4 में एक मेथिलीन ग्रुप CH2 बनाएंगे, वो एथेन बन जाएगा। एथेन में CH2 लगाएंगे प्रोपेन, उसमें CH2 लगाएंगे ब्यूटेन, तो एक होमोलोगस सीरीज है। अब इसी तरह अगर आप कहते हैं जी कि कोई हेक्सेन है, हेक्सेन के कार्बन नंबर 3 के ऊपर मेथिल ग्रुप है, तो आप कहते हैं 3 मेथिल हेक्सेन, राइट। एक CH2 बढ़ाएंगे 3 मेथिल हेप्टेन बन जाएगा, एक और CH2 बढ़ाएंगे 3 मेथिल, सही है ना, है ऑक्टेन बन जाएगा, फिर 3 मेथिल नॉन और ये दीज आर होमोलोगस सीरीज। तो जब आप होमोलोगस सीरीज में बढ़ रही होती हैं तो हर मेथिलीन ग्रुप बढ़ाने से जो हीट ऑफ कंबशन बढ़ती है वो 659 किलो जूल्स पर मोल है, ऑलराइट, 659 किलो जूल्स पर मोल, which is equal to 157.4 किलो कैलोरीज पर मोल। तो आपको मैं एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन दे सकता हूँ कि मैं आपको से कोई एल्केन हो वो दे दूं और मैं उसकी हीट ऑफ कंबशन आपको बता दूं, और फिर मैं एक और कंपाउंड क्वेश्चन ये हो कि दो मेथिलीन ग्रुप्स मैंने बढ़ा दिए और फिर मैं पूछूं इसकी हीट ऑफ कंबशन क्या होगी, ऑलराइट। तो सिंस आपको पता है कि दो मेथिलीन ग्रुप्स बढ़े हैं, एक मेथिलीन ग्रुप बड़ा होता तो 659 किलो जूल्स पर मोल बड़ा होता, दो है तो 659 into 2, राइट, तो दैट वुड बी 1308। तो जो पहले वाले की हीट ऑफ कंबशन थी उसमें 1308 आप ऐड करेंगे तो आपके नए कंपाउंड की बन जाएगी। समझ आ गई है? यस सर। राइट, ये प्रॉब्लम 2.19 आप सॉल्व करेंगे ना, उससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये प्रॉब्लम 2.19 के नीचे heat of combustion can be used to compare the relative stability of isomeric hydrocarbons. So they tell us not only which isomer is more stable than another but also by how much. तो आपने मुख्तलिफ आइसोमर्स देखने और उसमें से कौन सा रिलेटिवली ज़्यादा स्टेबल है ये हीट ऑफ कंबशन से आपको पता चलेगा। तो जैसे ही अब इसने जो पोटेंशियल एनर्जी की एक डायग्राम बनाई दी है फिगर 2.25, इसमें वाई एक्सिस पे हीट ऑफ कंबशन दी हुई है, ऑलराइट। तो जो ये वाई एक्सिस पे ऊंचा है इसका मतलब हीट ऑफ कंबशन ज़्यादा है, और जितना छोटी लाइन है इसका मतलब हीट ऑफ कंबशन उतनी कम है। ये पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम में आप देखिए। तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आप ज़रा ये नीचे इक्वेशन के नीचे आप देखिए, जो इटैलिक्स में टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये इक्वेशन लिखी हुई है ना C8H18, इससे नीचे वाले इटैलिक्स में लिखा हुआ पैराग्राफ में, व्हेन कंपेयरिंग आइसोमर्स द वन विद द लोएस्ट पोटेंशियल एनर्जी, in this case the smallest heat of combustion is the most stable, ठीक है। तो जिसकी कम से कम हीट ऑफ कंबशन होगी वो उतना ज़्यादा स्टेबल होगा, राइट। तो अगर C8H18 एल्केन्स हैं, इसमें सबसे ज़्यादा जो हाईली ब्रांच जो मॉलिक्यूल है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। क्यों ज़्यादा स्टेबल होगा? क्योंकि इसकी हीट ऑफ कंबशन सबसे कम है। इट इज़ जनरली ट्रू फॉर एल्केन्स दैट अ मोर ब्रांच्ड आइसोमर is more stable than a less branched one. तो बस ये याद रख लीजिए, ये आपने रूल याद रखना है। मैं आपको एग्जाम में मैं आपको दो एल्केन्स दे सकता हूँ और मैं कोई हीट ऑफ कंबशन नहीं बताऊंगा, कुछ भी नहीं बताऊंगा। एक स्ट्रेट चेन है और एक में ब्रांचिंग हुई हुई है, या एक में थोड़ी ब्रांचिंग हुई हुई है, एक में ज्यादा ब्रांचिंग हुई हुई है, और मैं पूछ सकता हूँ कि इनमें से किसकी हीट ऑफ कंबशन ज्यादा होगी, ऑलराइट। और या ये पूछ सकते हैं इनमें से कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, ऑलराइट, या कौन सा ज्यादा रिएक्टिव होगा। जो कम स्टेबल है वो ज्यादा रिएक्टिव है। जी जी जीशान, मैंने कहा यस सर। ठीक है। तो अब अगला जो पैराग्राफ है इसको देख लीजिए। बस वी आर गेटिंग टू द एंड ऑफ द क्लास, बस अब हम ये करेंगे और हीट ऑफ कंबशन वाला। तो ये जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन है ये फिर अगली क्लास में देखेंगे। वैसे कराने को मैं करा तो सकता हूँ लेकिन जल्दी करने में आप लोगों का वो होगा। द स्मॉल ये पेज 85 पे आखिरी पैराग्राफ, पेज प्रॉब्लम 2.20 से पहले वाला वो मैं पढ़ा रहा हूँ। The small differences in stability between branched and unbranched alkanes result from an interplay between attractive and repulsive forces within a molecule. तो क्यों डिफरेंस है ब्रांच और अनब्रांच एल्केन्स में? यानी अब हम कह रहे हैं कि जी ये भी 8 कार्बन्स हैं जो स्ट्रेट चेन है, और ये ब्रांच चेन है इसमें भी 8 कार्बन्स हैं। अगर कार्बन्स के जलने से ही हीट प्रोड्यूस हो रही है तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स तो दोनों में सेम है, तो फिर हीट ऑफ कंबशन भी सेम होनी चाहिए। तो आखिर क्यों ये थोड़े थोड़े डिफरेंस है? मतलब बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। यानी अगर आप एक मेथिलीन ग्रुप ऐड कर देते हैं तो बहुत ज्यादा बड़ा डिफरेंस है ना, वो तो 659 किलो जूल पर मोल का है।
लेकिन अगर आप उसको स्ट्रेट चेन से ब्रांच चेन कर लेते हैं थोड़ा फर्क पड़ता है। मसलन आप देखिए ये जो टेबल दिया हुआ था, टेबल 2.3, इसमें हेक्सेन यानी 6 कार्बन वाला, उसकी कितनी है भाई हीट ऑफ कंबशन बताइए, हेक्सेन की कितनी है? टेबल 2.3। हाँ जी, किलो कैलोरीज में 1002 और किलो जूल्स में 4190। 4000, 4 पॉइंट नहीं है, 4195। हाँ 4195। थैंक यू वेरी मच। तो हेक्सेन की है 4195। अब इसी टेबल में नीचे आइए तो 2 मेथिल ब्रांच्ड एल्केन्स की दी हुई है, 2 मेथिल पेंटेन। 2 मेथिल पेंटेन भी हेक्सेन ही है ना, असल में 6 कार्बन है उसमें, क्योंकि एक पेंटेन है और उसके कार्बन नंबर 2 पे एक मिथाइल ग्रुप है, तो उसकी वजह से 6 कार्बन हो गए। अब 2 मेथिल पेंटेन की क्या है 4187, तो देखिए करीब करीब ही है, यानी ये 2 मेथिल पेंटेन की 4187 है, हेक्सेन की 4195 है, तो सिर्फ 8 किलो जूल्स पर मोल का फर्क है, राइट। तो अगर मेथिलीन ग्रुप ऐड कर देंगे, हेक्सेन से आप हेप्टेन पे चले जाएंगे तो 659 का फर्क पड़ेगा, 659। So adding a methylene group that increases the heat of combustion, that makes a big difference. But just changing from not changing the number of carbon atoms, just changing a straight chain compound into a branch chain one, or changing a branch chain one into an even more branch chain one, it affects the heat of combustion, but the effect is not as pronounced as by adding or deleting a methylene group, ठीक है। तो मसलन मैं अगर आपको हेक्सेन की हीट ऑफ कंबशन दे देता हूँ, और या मैं हेक्सेन दे देता हूँ और साइक्लो और एक और हेक्सेन ब्रांच दे देता हूँ और एक हेप्टेन दे देता हूँ, तो मैं हीट ऑफ कंबशन नहीं भी बताता तो आप इजीली बता सकते हैं कि हेक्सेन वो हेप्टेन की सबसे ज्यादा हीट ऑफ कंबशन होगी, राइट, क्योंकि वो ब्रांच, सही है ना, क्लियर है ना ये तो लेकिन सवाल पैदा हुआ कि मेथिलीन ग्रुप बढ़ाने से तो हीट ऑफ कंबशन बढ़ जाती है, वो तो समझ में आता है क्योंकि कार्बन बर्न कर रही है, जितने कार्बन एटम ज्यादा हैं इसका मतलब है 1 मोल की बर्निंग में उतने ज्यादा कार्बन एटम्स की कंबशन हो रही है, तो इसलिए हीट ऑफ कंबशन ज्यादा होती जाएगी मेथिलीन ग्रुप बढ़ाने से। लेकिन ये ब्रांच चेन से स्ट्रेट चेन जब हो जाते हैं तो उससे थोड़ा सा जो बढ़ता है हीट ऑफ कंबशन, ये थोड़ी सी क्यों बढ़ती है, ये सवाल है। तो वो ये कह रहा है उसकी वजह ये इधर एक्सप्लेन कर रहा है इस आखिरी पैराग्राफ में। The small differences in stability between branched and unbranched alkanes result from an interplay between attractive and repulsive forces within a molecule. तो ये इंट्रामोलेक्युलर फोर्सेस की बात नहीं हो रही, इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस की बात नहीं हो रही कि एक मॉलिक्यूल ये है दूसरा मॉलिक्यूल ये है, इनके दरमियान अट्रैक्शन या रिपल्शन है, नहीं इसकी बात नहीं हो रही। विद इन दिस मॉलिक्यूल, इस मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स हैं उनकी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस की बात हो रही है। These forces are कौन सी forces हैं? Nucleus repulsions, electron repulsions, and nucleus electrons attraction, right? Nucleus को दोनों positively charged हैं, repel करेंगे, right? और electrons को repel करेंगे, दोनों negatively charged हैं, लेकिन electron और nucleus एक दूसरे को खींचेंगे। तो the same set of fundamental forces we met when talking about chemical bonding, plus तो एक तो intramolecular forces ये हो गई, ठीक है, ये वाली मॉलिक्यूल के अंदर वाली ये वाली, और दूसरी वैन डर वाल्स फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस, वो जो हमने पहले पढ़ा था, एक मॉलिक्यूल ये एक वो, ठीक है। When the energy associated with these interactions is calculated for all of the nuclei and electrons within a molecule, it is found that the attractive forces increase more than the repulsive forces as the structure becomes more compact, ठीक है। तो जब वो स्ट्रक्चर कॉम्पैक्ट होता है, यानी एक लॉन्ग चेन थी ना, स्ट्रेट चेन थी, स्ट्रक्चर फैला हुआ था, जब ब्रांचिंग की है उससे स्ट्रक्चर छोटा हो जाता है, जब वो स्ट्रक्चर छोटा होता है तो उससे पता चला कि इंट्रामोलेक्युलर फोर्सेस, दैट इज द फोर्सेस विद इन द मॉलिक्यूल, वो बढ़ जाती हैं रिपल्सिव फोर्सेस की निस्बत। तो इसकी वजह से ये हीट ऑफ कंबशन के फर्क आते हैं, ऑलराइट। कल की क्लास में हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस पढ़ेंगे, और इस चैप्टर के हवाले से आपके कोई क्वेश्चंस होंगे तो वो मैं एड्रेस करने की कोशिश करूंगा, ऑलराइट। ओके, तो बॉइलिंग पॉइंट तो ज्यादा होगा ना? एक दफा फिर निशान समझ नहीं आई सर, स्ट्रेट चेन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा ना बिनिस्बत ब्रांच चेन? बिल्कुल, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट का ताल्लुक सिर्फ सिंपली इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस से, और वो सरफेस एरिया बढ़ाने से इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस बढ़ जाएंगी, इसलिए ज्यादा होगा, ऑलराइट। तो सी यू टुमारो देन, ओके, अल्लाह हाफिज। ओके सर, अल्लाह अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज।